कहा, तो देखिए सही है, वायु से क्रिया ना हो, यानी वायु से समस्या क्या होती है, अगर ये वायु के साथ क्रिया कर जाता है तो विस्फोट कर देता है। अगर वायु के साथ क्रिया करता है तो विस्फोट कर देता है। कल किसी ने ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछा था शाम में जब हम जा रहे थे, तो उसने पूछा था, तो दूसरे बैच चला लड़का है, तो फास्फोरस के बारे में पूछ रहा था कि यहाँ कुछ पूछ रहा था कि विस्फोट कर देता है कि नहीं कर देता है। तो उसका जो आंसर बताया था हमने वो यही था, जैसे यहाँ पर आप देखें, मान लीजिए फास्फोरस है या Na है, सोडियम है। अब इनमें होती क्या है, ठीक है, जैसे सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम ज्वलनशील है। आप समझ रहे हैं हमारी, कि अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम ज्वलनशील है, ना कि सोडियम के यौगिक। अब जैसे कोई NaOH की बात करें कि भैया क्या NaOH ज्वलनशील है, नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सोडियम को पानी के साथ जला दिया गया है तब NaOH बना है, यानी सोडियम जल चुका है, अब उसमें कुछ नहीं है ऐसा जलने वाला, तो वो क्रियाशील नहीं है, चूना होता है। आप जानते हैं कितना ज़्यादा क्रियाशील है, जलने लगता है। कब जलता है? जब उसमें पानी मिला दिया जाए। लेकिन जब आपने पानी मिला दिया फिर उसके बाद आपने देखा होगा चूने को खा लेते हैं लोग पान के थ्रू, नहीं, पान में लगा के खाते हैं, या फिर उसके बाद आपने देखा होगा एक्स्ट्रा भी चूना दे देता है थोड़ा सा, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे ज़्यादा चूना लगा दीजिए, और वैसे भी चूना लगा रहा है, ठीक है, और कितना चूना लगवाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं, अब वो चूना अगर देखा जाए तब भी जो रेगुलर पान मन नहीं खाता है उसको खिला दीजिए ज़्यादा चूने वाला, उसके देखिए गाल वाल सब कट जाएंगे। तो नहीं, कहने का मतलब है क्रियाशील बहुत थे वो, लेकिन वो पहले ही जल से क्रिया कर चुके हैं, मतलब वो बुझ चुके हैं। जो उनके अंदर की एनर्जी थी, फालतू वाली एनर्जी थी, वो सारी की सारी निकल चुकी है, जा चुकी है, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो उसके बाद क्रियाशील नहीं रह जाते। यही हाल फास्फोरस का है कि फास्फोरस तो क्रियाशील है बहुत, जब वो अलग अलग तरह के यौगिक बना लेता है तब वो इतना ज़्यादा क्रियाशील नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए फास्फोरस जो था, जब ये वायु के साथ, ठीक है, अगर फास्फोरस वायु के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या करेगा, जलेगा, ठीक है, जलेगा कह लीजिए, या कह लीजिए विस्फोट करेगा। अब विस्फोट आपको बताया है शायद, बहुत भयंकर विस्फोट नहीं, और भयंकर का मतलब ये नहीं है कि पूरी लैब ही उड़ जाए, ठीक है, मतलब विस्फोट करता है और अच्छा खासा कर देता है, बहुत भयंकर तो नहीं, लेकिन अब विस्फोट होने की संभावना रहती है। विस्फोट होने से ये रहता है कि मान लीजिए आप परखनली में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, परखनली फट गई तो उसके जो कांच वाँच के टुकड़े हैं वो लग सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इससे क्या करना है, बच के रहना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अक्रिय वातावरण लगाते हैं। अक्रिय वातावरण में क्या होता है, वायु का प्रभाव ही नहीं पड़ता है, और अगर वायु का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगी, वो चीज़ जो जल रही थी या विस्फोट होने वाली थी वो चीज़ नहीं हो पाती, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, अक्रिय वातावरण लगाते हैं। अक्रिय वातावरण लगाने का कारण क्या है, सिर्फ यही कि फास्फोरस वायु के संपर्क में आकर क्या कर लेती है, जलने लगती है या फिर विस्फोट करती है। इसलिए हम क्या करते हैं, अक्रिय वातावरण जनरेट करते हैं, या कोल गैस प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है, कोल गैस प्रवाहित कर देते हैं, जिस कारण क्या हो जाता है, उसका जो वातावरण है वो थोड़ा सा नॉर्मल पड़ जाता है और विस्फोट या जलने से बच जाती है वो चीज़, ठीक है। तो लिख लीजिए जरा इसको, देखिए, फास्फीन गैस बनाने में अक्रिय वातावरण लगाया जाता है। फास्फीन गैस बनाने में अक्रिय वातावरण लगाया जाता है। फास्फीन गैस बनाने में अक्रिय वातावरण लगाया जाता है, क्योंकि फास्फोरस वायु के संपर्क में आकर जलने लगती है। वायु के संपर्क में आकर जलने लगती है, जिससे विस्फोट होने की संभावना रहती है, जिससे विस्फोट होने की संभावना
रहती है जिससे विस्फोट होने की संभावना रहती है, इसलिए फास्फीन गैस बनाने में अक्रिय वातावरण लगाया जाता है या स्थापित किया जाता है। अक्रिय वातावरण लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखिए। फास्फीन गैस वायु के संपर्क में आकर छल्ले बनाती है। फास्फीन गैस वायु के संपर्क में आकर छल्ले बनाती है, क्यों? ठीक है, तो आप देखिए, कल शायद बताया था आपको कि छल्ले क्यों बनाती है, कोई अशुद्धि होती है इसमें, कल ही बताया था भाई। ठीक है, इसमें कोई अशुद्धि होती है। कौन सी अशुद्धि होती है? P2H4। ठीक है, फास्फोरस डाइहाइड्राइड यानी क्या होती है? P2H4 की अशुद्धि होती है, जिस कारण ये P2H4 की अशुद्धि होती है, जिस कारण जैसे ही ये वायु के संपर्क में पहुंचती है, ठीक है, जैसे ही ये वायु के संपर्क में पहुंचता है, मेटाफास्फोरस अम्ल H2PO3 बना लेता है। क्या बना लेता है? मेटाफास्फोरस अम्ल H2PO3 बना लेता है, और यही मेटाफास्फोरस अम्ल छल्लों के रूप में बाहर निकल कर आता है। हाँ, समझ पाए नहीं समझ पाए? कि जब भी हम देखते हैं यानी फास्फीन गैस को बनाएंगे तो इसमें मुख्य रूप से दो शुद्धियाँ होती हैं। कौन कौन सी? एक हाइड्रोजन की और एक P2H4 की, यानी H2 एंड P2H4। हाइड्रोजन एंड आपका हाइड्रोजन डाइफॉस्फाइड, इन दोनों चीज़ों की अशुद्धियाँ होती हैं। अब होता क्या है, इसकी अशुद्धि के कारण, इसकी P2H4 की अशुद्धि के कारण जब ये क्या करता है, वायु के संपर्क में जाता है या वायु से क्रिया करता है, ठीक है, तो होता क्या है, ये काहे में कन्वर्ट हो जाता है? H2PO3 मेटाफास्फोरस अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, और मेटाफास्फोरस अम्ल ही छल्लों के रूप में कहाँ आता है? बाहर आता है। ठीक है, छल्ले बनते हैं तो छल्ले कहाँ उठने लगते हैं? ऊपर की ओर उठने लगते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, मेटाफास्फोरस अम्ल की वजह से फास्फीन छल्ले बनाती है। ठीक है, लिख लीजिए जरा, लिखिए। फास्फीन गैस में अशुद्धि के रूप में P2H4 फास्फोरस डाइहाइड्राइड P2H4 फास्फोरस डाइहाइड्राइड मुख्य रूप से उपस्थित होता है जो वायु के संपर्क में आकर मेटाफास्फोरस अम्ल बनाता है। H2PO3 मेटाफास्फोरस अम्ल H2PO3 बनाता है,
और यह मेटाफॉस्फोरस अम्ल ही छल्लों के रूप में बाहर आता है। ठीक है, अब अगली हेडिंग लिख लीजिए, सफेद फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस में अंतर। सफेद फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस में अंतर। सफेद फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस में अंतर। ठीक है, अब ये नॉर्मल सा है, एक दो बार पूछा गया है इसलिए लिखा दे रहे हैं इनके अंतर। तो लिखिए, दो कॉलम बना लीजिए, एक तरफ सफेद फास्फोरस और एक तरफ लाल फास्फोरस। ये सफेद और लाल। तो सफेद में लिखिएगा यह मोम की तरह है। सफेद में लिखिएगा यह मोम की तरह नर्म ठोस होता है। यह मोम की तरह नर्म ठोस होता है। ठीक है, उसमें लिखिएगा यह लाल रंग का ठोस होता है। ठीक है, एक मोम की तरह मुलायम ठोस है और एक प्योर ठोस है। ठीक है, नंबर 2, सफेद में लिखिएगा यह जल में अघुलनशील होता है। यह जल में अघुलनशील होता है, मतलब घुलता नहीं है। अघुलनशील होता है, उसमें लिखिएगा यह घुलनशील होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा यह अंधेरे में चमकता है। सफेद वाला, यह अंधेरे में चमकता है। उसमें लिखिएगा यह नहीं चमकता है। ठीक है, सफेद वाले में लिखिएगा अगला पॉइंट, इसका उपयोग आतिशबाजी बनाने में किया जाता है। आतिशबाजी, जो पटाखे वटाखे नहीं होते, आतिशबाजी तो जानते होंगे ना, कि नहीं जानते हैं? इसका उपयोग आतिशबाजी बनाने में किया जाता है। आतिशबाजी, उसमें लिख लीजिएगा इसका उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो कल भी आपको बताई थी हमने कि लाल फास्फोरस ज़्यादा ज्वलनशील नहीं होता है, इसलिए इसको सामान्यतः कहाँ में यूज किया जाता है? माचिस बनाने में यूज किया जाता है। जबकि सफ़ेद फास्फोरस ज़्यादा ज्वलनशील होता है, इसलिए इससे अग्नि बम या बम बनाए जाते हैं। ये तो बताया था कल, ये कल जो बताया था शाम में। ठीक है, कल जो लोग होंगे वो यही सुना होगा आपने कि
ठीक है। इस वाले बैच से 3-4 दिन पहले बताया था, दूसरे वाले बैच में कल ही बताया था शाम को। तो इसका मतलब है कि आपने देखा कि भाई सफ़ेद फास्फोरस जो है वो ज़्यादा ज्वलनशील है। तो सफ़ेद फास्फोरस जो ज़्यादा ज्वलनशील है तो हम उसको क्या करते हैं, जो ज़्यादा जलने वाली चीज़ें या विस्फोट करने वाली चीज़ें हैं उनमें सामान्यतः हम मिला देते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है, सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग मुख्यतः आतिशबाजी बनाने में किया जाता है। अब आतिशबाजी क्या होता है, आतिशबाजी का मतलब होता है जो पटाखे वटाखे होते हैं, नहीं जैसे शादी बारात में या दिवाली में देखा होगा, नहीं सुना होगा कि आतिशबाजी। तो आतिशबाजी का मतलब है जो पटाखे बहुत सारे छूटते हैं, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं, देखा होगा बहुत से ऊपर जाके फिर ऊपर ही तक जलते हैं या ऊपर कुछ लिख जाता है या कुछ इस तरह की ये सब चीज़ें जो होती हैं जो ज़्यादा बड़े, ठीक है, जो गोले होते हैं पटाखे उनसे बड़ी वाली चीज़ें, बड़ी वाली चीज़ें का मतलब है जैसे अनार होते हैं, ठीक है, या रॉकेट होते हैं या अन्य चीज़ें जो क्या करती हैं, विस्फोट होने के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न करती हैं और बड़ी मात्रा पे करती हैं। उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, आतिशबाजी कहते हैं। ठीक है, तो आतिशबाजी जब दिवाली में क्या आतिशबाजी करी जाती है, ठीक है, कुछ लोग पटाखे जलाते हैं केवल, कुछ लोग आतिशबाजी करते हैं। आतिशबाजी का मतलब है जो ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, उसको आतिशबाजी शब्द नाम दिया जाता है। और जो एक आतिश जला रहे हैं उनको कह देते हैं तो पटाखे फोड़ दिन खाली। ठीक है, तो आतिशबाजी का मतलब होता है बड़े पैमाने पर या ज़्यादा, ठीक है, पटाखे वटाखे या सुरसरी या फिर रॉकेट वॉकेट ये सारी चीज़ें, ठीक है, जलाना, इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, आतिशबाजी बोलते हैं। अब अगला अंतर लिख लीजिए एक और, अगला है अमोनिया तथा फास्फीन गैस में अंतर। अमोनिया तथा फास्फीन गैस में अंतर। अमोनिया तथा फास्फीन गैस में अंतर। पहला पॉइंट लिखिए, अमोनिया में, अमोनिया तथा फास्फीन गैस में अंतर लिखिए। अब एक तरफ अमोनिया बना लीजिए, एक तरफ फास्फीन। अमोनिया में पहला पॉइंट लिखिए, यह तीक्ष्ण गंध वाली, यह तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, यह तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। उसमें लिखिएगा यह रंगहीन सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस होती है। फास्फीन में लिखिएगा यह रंगहीन सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस होती है। अमोनिया में लिखिएगा यह वायु से हल्की होती है। यह वायु से हल्की होती है। उसमें लिखिएगा यह वायु से भारी होती है। फास्फीन में यह वायु से भारी होती है। अमोनिया में लिखिएगा यह जल में पूर्ण विलेय है। यह जल में पूर्ण विलेय है। उधर लिखिएगा यह जल में अल्प विलेय है। यह जल में अल्प विलेय है। फिर अमोनिया में पहला पॉइंट लिखिएगा, मतलब अगला पॉइंट, यह हाइड्रोजन बंध बनाती है। यह हाइड्रोजन बंध बनाती है। उसमें लिखिएगा यह हाइड्रोजन बंध नहीं बनाती है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन बंध का चक्कर क्या है, जानते होंगे सर। हाइड्रोजन बंध जानते हैं क्या होता है?
जिसमें यूज हुआ है हाइड्रोजन बंध। ये हो सकता है इसको जानते हो, जानता है कोई? अरे हाइड्रोजन बंध नहीं जानते होंगे। हाइड्रोजन के साथ बना हुआ बंध हाइड्रोजन बंध, ठीक तो क्या और कुछ? तो देखिए हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं भाई, अब हाइड्रोजन बंध जानिए आप। देखिए जैसे बॉन्ड होते हैं तो बॉन्डों में आपने बहुत सारे बॉन्ड देखे होंगे। कहीं आपने सहसंयोजी बंध देखा होगा, कहीं आयनिक बंध देखा होगा, कहीं उपसहसंयोजी बंध देखा होगा, नहीं? इसी तरह से एक बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बंध, ठीक है? जो बंध होता है उसको क्या बोलते हैं? हम हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। इसमें होता क्या है, अगर वास्तविकता में कहा जाए तो ये कोई बंध नहीं होता है, सिर्फ एक दुर्बल आकर्षण बल होता है, ठीक है? अब देखिए हाइड्रोजन जो होता है बेचारा बहुत कमज़ोर है, ठीक है? सबका सताया हुआ है, जो भी आया, ठीक है, उसको मार पीट के निकल गया, क्योंकि बड़ा सीधा साधा है, कोई ताकत तो है नहीं इसके पास। परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 1 है, तो इसका मतलब क्या है? इसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी से मतलब है, ठीक है, ना तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये जुड़ता है तो वो भी बेचारा इलेक्ट्रॉन अपना एक दे देता है, बचता उसका कुछ नहीं है। यानी सारे के सारे इसको क्या समझते हैं? बेवकूफ़ समझते हैं बिल्कुल, कि अरे काम का नहीं है, लेकिन इसके बिना कोई काम होता भी नहीं है, ठीक है? आपने देखा होगा हर चीज़ में क्या हाइड्रोजन की उपस्थिति लगभग अनिवार्य होती है, ठीक है? कोई अपने आप में ही कोई गैस बना ले तो अलग बात है, वरना लगभग अमोनिया देख लो, NH3 हाइड्रोजन है, PH3 हाइड्रोजन है, H2SO4 हाइड्रोजन है, CH4 हाइड्रोजन है, कुछ भी देख लो, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, चीनी है, कुछ भी आप देख लो, लगभग क्या रहती है? हाइड्रोजन की उपस्थिति रहती है। तो होता क्या है, हाइड्रोजन पहली चीज़ तो कमज़ोर बहुत है बेचारा, अब ये किसी से ज़बरदस्ती बॉन्ड बना नहीं सकता। अब क्या होगा, ये कह रहा है कि हम बॉन्ड तो बना नहीं पाएंगे, अगर तुमको बॉन्ड बनानी है तो तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए, ठीक है? कि पहली चीज़ तो ये बहुत हल्का है, तो ये क्या करेगा, जो उच्च, ठीक है, वैद्युणात्मकता वाले हैं, ये कमज़ोर है, तो बहुत ताकतवर वालों के साथ, जो बहुत ताकतवर हैं वो क्या करेंगे, ज़बरदस्ती इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं वो कौन से हैं, ठीक है? FON, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं वो कौन है? FON, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ताकतवर से मतलब समझते हैं? सबसे ज़्यादा वैद्युतरणात्मक, ठीक है? पीरियोडिक टेबल या तत्वों में जो ताकत गिनी जाती है वो काहे से गिनी जाती है? वैद्युणात्मकता से। वैद्युणात्मकता का मतलब है साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। जो जितना वैद्युणात्मक होगा वो उतनी तेज़ी से और उतनी आसानी से खींच लेगा, और जो जितनी तेज़ी या आसानी से खींचे वो क्या होगा? ताकतवर ज़्यादा ही तो होगा। तो इसमें ताकतवर की परिभाषा कुछ ऐसी है, ठीक है, कि ज़्यादा ताकतवर का मतलब है जिसकी वैद्युणात्मकता ज़्यादा हो वो क्या कहलाता है? ज़्यादा ताकतवर कहलाता है, ठीक है? अब यहाँ देखा गया तो ये जो फोन है FON यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई भी मिल जाए पकड़ के खींच लाते हैं, ठीक है? तो क्या किया, देखा जब हाइड्रोजन को, तो ये पाया कि भैया हाइड्रोजन रिएक्शन तो करना नहीं चाह रहा। अब ये कह रहे हैं हमारा तो काम नहीं चलना हाइड्रोजन के बिना, तो ये क्या करेंगे, ज़बरदस्ती उसके साथ जुड़ जाते हैं, यानी ज़बरदस्ती उसके साथ एक आकर्षण बंध के साथ बंध जाते हैं। उसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यानी वो कोई बॉन्ड नहीं है स्पेशल, वो मात्र एक दुर्बल आकर्षण बल है जो हाइड्रोजन और वैद्युणात्मक तत्वों के बीच लगता है। तो केवल कौन बनाता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 तत्व हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो NH3 आपने देखा कौन है? N है इसमें, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन बंध बना देगा। PH3 इसमें से कोई है क्या? नहीं, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा। अब हाइड्रोजन बंध बनने और ना बनने से फ़ायदा क्या होता है? हम इतना क्यों इस पर फोर्स कर रहे हैं कि यार हाइड्रोजन बंध ये बना लेगा या ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा? तो कोई ना कोई तो फ़ायदा होता होगा हाइड्रोजन बंध से, भाई तभी तो ये कहा जाता है कि ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा और ये नहीं बनाएगा। इतना हम फोकस क्यों कर रहे हैं उस चीज़ पर? तो देखिए, जब भी हाइड्रोजन बंध बनता है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि मान लीजिए सेम H2S
एंड H2O। अब देखिए सेम है और एक ही ग्रुप के हैं, ऑक्सीजन और सल्फर के हैं, एक ही ग्रुप के तो हैं ऊपर नीचे भाई। अगर ऊपर देखा जाए तो ऑक्सीजन है, नीचे कौन है, सल्फर है। तो एक ही ग्रुप के हैं, एक ही तत्व के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए भाई। इसीलिए तो ऊपर नीचे रखे गए हैं कि इनके गुण एक जैसे हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि ये गैस है और ये द्रव है। इसको आपने हो सकता है एक्सप्लेन भी किया हो कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि H2S गैस है और H2O द्रव है। तो इनका कारण क्या है, हाइड्रोजन बंध। इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें कौन है, इन तीन में से है कोई, ऑक्सीजन है। इसलिए क्या करता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। और जब हाइड्रोजन बंध बना लेगा तो कण क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो कहाँ आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और ये गैसीय अवस्था से काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए ये गैस अवस्था में ही रहता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कारण से स्पष्ट कीजिए कि H2S गैस है जबकि H2O द्रव है। तो H2O में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जिस कारण बल लगता है और बल के कारण उसके कण पास पास आ जाते हैं, और पास पास आने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। इसलिए H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित नहीं होती है, जिस कारण इसके कण पास पास नहीं आ पाते हैं और ये किस अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में ही बना रहता है। ठीक है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन और इसमें बीच में आया था, एक उपयोग में आपने एक लाइन लिखी थी कि इसका उपयोग जहाज़ों को होम सिग्नल्स बनाने में या देने में, कुछ ऐसा लिखा था। तो जरा इनको देख लीजिए, होम सिग्नल्स क्या होते हैं। ठीक है, होम सिग्नल होते क्या हैं। होम सिग्नल कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती। अब देखिए जैसे जहाज है, जहाज कहाँ चलते हैं, समुद्र में चलते हैं। अब समुद्रों में आपको एक चीज़ पता होगी कि उसमें दिशा और ये सब पता नहीं चलता कुछ, जैसे जब उसमें कुछ होता ही नहीं है कहीं। यहाँ हम लोग क्या बना रहे हैं, एक दिशा इस उससे बनाया हुआ है कि ये इनका इधर को है, ये हमारा घर इधर को है, ये इधर को है, क्योंकि कई चीज़ें वहाँ पर दिखती हैं, इसलिए हमको पता है कि भैया ये दिशा इधर को है। लेकिन आप कहीं जंगल में चले जाइए, वहाँ हर तरफ एक जैसा दिखता है। ठीक है, आप समुद्र में चले जाइए, समुद्र लगभग बीच में जब जाएंगे या थोड़ा पार कर जाएंगे तो उसमें आपको पानी के अतिरिक्त और कुछ दिखेगा ही नहीं। आप अगर ये सोचें नहीं हम इधर देखेंगे तो हमें बिल्डिंगें दिखेंगी, तो हम जान जाएंगे अच्छा इधर कोई देश है। इतना लंबा चौड़ा है समुद्र, यानी आप कह सकते हैं उसका व्यास या त्रिज्या इतनी ज़्यादा है कि अगर आप बीच में जाते हैं तो पानी के अतिरिक्त और कुछ दिखना ही नहीं है। जहाँ तक आपकी आँखें जा सकती हैं, समझ रहे हैं, वहाँ तक केवल और केवल सिर्फ पानी पानी ही तो दिखेगा। दिखेगा नहीं दिखेगा। अगर पानी पानी ना दिखता, कुछ दिखता होता, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती, तो कन्याकुमारी पहुँच जाइए। ठीक है, कन्याकुमारी के बाद इसका वो क्षेत्र तो है नहीं धरातल वाला, क्या है, समुद्र ही तो है। और उसके बाद क्या है, श्रीलंका। तो होना क्या चाहिए, और जबकि आपने शायद देखा भी होगा, ये ऐसे इंडिया का सिस्टम है और यहाँ पे ऐसे 2-3 बार ये ऐसे इस तरह से श्रीलंका सा लगा हुआ है। तो लगता है कि ये बड़ा छोटा सा है भाई, गैप ये बड़ा छोटा सा तो लगता है, लेकिन यहाँ खड़े होकर देखिए क्या श्रीलंका दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। तो अब इसका मतलब है कि ये जो दिख रहा है हमको बड़ा छोटा सा, छोटा नहीं है बहुत बड़ा सा एरिया है। तो जब समुद्र में होते हैं तो वहाँ पर हमको पानी के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं है। तो वहाँ पर एक तो वही कंपास, जो ये इस तरह के लोग होते हैं उनके पास कंपास ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कंपास से ही दिशा बता पाते हैं, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जब हर तरफ एक ही जैसा दिखेगा तो दिशा ढूंढ पाना संभव नहीं होता है। तो एक तो उनका वो कंपास होता है। दूसरी चीज़ है, अब जब उनको ये पता ही नहीं रहता है कि जब वो चल रहे हैं तो उनको ये नहीं पता है कि कौन सी दिशा है, किस दिशा में हमको जाना था, कहाँ क्या है। अब दूर कोई पता चला
ठीक है, कहीं कोई रुकने की जगह है कि नहीं है, तो क्या किया जाता है, जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पर और जहाज़ों में होम सिग्नल्स का उपयोग किया जाता है। होम सिग्नल्स होते क्या हैं, जहाज़ के सबसे ऊपर फास्फीन गैस को जलाकर रख दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मली फास्फीन गैस को जलाया जाता है और फास्फीन गैस जब जलती है तो वो लाल रंग के प्रकाश के साथ जलती है। ठीक, कैसे जलती है, लाल रंग के प्रकाश के साथ जलती है। वो लाल रंग का जो प्रकाश है वो आपको फास्फीन का जो लाल रंग का प्रकाश है वो बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है। पता चला आप कहीं जा रहे हैं और किसी पड़ोस का बंदरगाह है कोई, वहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही, केवल कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ वो लाल लाल बत्ती सी दिखाई पड़ रही है, तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई, ठीक है, जहाज है, मतलब हमको इसके संपर्क में रहना है। संपर्क में रहने से मतलब है कि इस पर नज़र रखनी है कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अगर देखा बहुत देर तक नहीं आया और पास, तो इसका मतलब हो सकता है वो खतरे में हो या कुछ भी हो। इस तरह से क्या किया जाता है, उसको होम सिग्नल्स भेजे जाते हैं। यही सेम बंदरगाह से है कि बंदरगाह पर भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो जो जहाज़ के चालक और ये सब होते हैं उनको अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पर कुछ तो है, कुछ तो है से मतलब है कि या तो बंदरगाह होगा या तो कोई दूसरा जहाज़ होगा या कुछ होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको हम बोलते हैं होम सिग्नल्स। और इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मुख्यतः फास्फीन गैस का ही उपयोग करते हैं। फास्फीन गैस को लैंप से जैसे मान लीजिए आप जला कर रख दिया जाता है तो लाल रंग के प्रकाश के साथ ये जलती है। ठीक है, अब अगला चैप्टर डाल लीजिए, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों। ऑक्सीजन परिवार के तत्व, अब जरा थोड़ा सा देख लीजिए, क्या नहीं छोड़ रहे हैं। तो देखिए ऑक्सीजन परिवार के जो तत्व हैं, अभी थोड़ा सा बस सुन लीजिए, ऑक्सीजन परिवार के तत्व। तो अब देखिए इनमें, अब आप अभी तक आपने क्या देखे थे, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। अब कौन है, ऑक्सीजन परिवार के तत्व। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ऑक्सीजन वाली फैमिली देखनी है कि भाई उसमें क्या हो रहा है, किस तरह से जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो वही क्या करें, पहला काम क्या करना है किसी फैमिली को देखने के लिए, कैसे जानेंगे कि कहाँ है, क्या नहीं है। हाँ, सबसे पहला काम करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ठीक है, इस तरह से। तो पहले का कितना 8, अब कितना जोड़ें, 8 जोड़ें 16, अब कितना जोड़ें 18, कितना होगा 34, अब फिर 18 जोड़ें, कितना 52, अब फिर 32 जोड़ें, कितना 84। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से जब हम जाते हैं आगे तो आपको ये कुछ तत्व मिलते हैं। इन तत्वों को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन परिवार के तत्व बोलते हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो क्या आएगा, 1H2, 2H2 और 2P6, 2 2 4 और 4 8। ठीक है, 2P4। इसका करेंगे तो 3H2 और 3P4। इसका करेंगे तो ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, वही चीज़ें, 3-4 चीज़ें तो वही लिखनी है कि भैया उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, P में जा रहा है, अतः ये क्या होंगे, P ब्लॉक के तत्व होंगे। तथा इनकी बाहरी कक्षा में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 S में और 4 P में, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अतः इनको कहाँ रखा जाएगा, 6A ब्लॉक में रखा जाएगा। ये 2 चीज़ें मेन होंगी। फिर उसके बाद आपको इनकी प्रॉपर्टीज बतानी होती है, जैसे संयोजकता हो गई, ऑक्सीकरण अवस्था हो गई, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गई, विद्युणात्मकता हो गई, ठीक है, आयनन विभव आपका हो गया, ठीक है, परमाणु त्रिज्या हो गई। ये 4-5 चीज़ें नॉर्मल सी हैं जो बता देनी है आपको, बढ़ती हैं घटती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विवेचना बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, विवेचना बोलते हैं। मतलब अब क्या हो रही है, ये तत्वों की विवेचना हो रही है, विवेचना हो गया। फिर उसके बाद हम इसके क्या शुरू करते हैं, कंपाउंड करने शुरू करते हैं।
इसमें के भी कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यतः एक H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का प्रोसेस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और ऑक्सीजन का भी है, ओजोन का प्रोसेस है, ओजोन भी पूछी गई है जो, लेकिन आसान सा है, कोई कठिन नहीं है। H2SO4 आसान तो बहुत है लेकिन बड़ा बहुत है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन अगर कोई है पेपर में तो वही है, संपर्क विधि से ये H2SO4 का निर्माण करिए। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में भी, ठीक है। इसमें भी वही 1-2 कंपाउंड्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और विवेचना तो ये है ही है, जो आप पढ़ रहे हैं यही विवेचना है। विवेचना के बाद 2 या 3 कंपाउंड्स होंगे, उनको पढ़ लीजिए, बस ये भी खत्म। फिर क्या बचता है, खाली हैलोजन फैमिली बचती है और अक्रिय गैसें बचती है इधर से, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, ये मुश्किल से 1 सप्ताह चलेगा, सारा का सारा निपट जाएगा ये। फिर एक चैप्टर खाली इसमें बचेगा, उत्सर्जक रसायन, ठीक है। उसमें आपको 1 सप्ताह लग सकता है, तो मान के चलिए 2 सप्ताह का समय है लगभग। उम्मीद है कि 2 सप्ताह में ये पूरा पेपर आपका खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे कल देखते हैं।